नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्वायर्ड कॉज जो है फिजिकल एजेंट्स। इससे पहले हमने देखा है, फर्स्ट एक्वायर्ड कॉज देखा था हाइपोक्सिया, ठीक है ना। सेकेंड जो कॉज है सेल इंजरी का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है सेकेंड फिजिकल एजेंट्स, ठीक है ना। जो सेकेंड फिजिकल एजेंट्स हैं, ये फिजिकल एजेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला है मैकेनिकल ट्रोमा। फर्स्ट है मैकेनिकल ट्रोमा, जो रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल ट्रोमा, जो रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, एंड नेक्स्ट है रेडिएशन, ठीक है ना। ये तो चारों हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चारों क्या हैं फिजिकल एजेंट हैं, और चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं मैकेनिकल ट्रोमा। जो मैकेनिकल ट्रोमा है इसका, जो मैकेनिकल ट्रोमा है ये बेसिकली डिपेंड करता है दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर। जब भी हम मैकेनिकल ट्रोमा की बात करेंगे या मैकेनिकल ट्रोमा जो सेल इंजरी होती है, वो बेसिक डिपेंड करती है दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर, ठीक है ना। पहला बात करते हैं, जो दो फैक्टर्स हैं, पहला है मैकेनिकल फोर्स। पहला फैक्टर जो है वो है मैकेनिकल फोर्स, और दूसरा है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। पहला है मैकेनिकल फोर्स और दूसरा है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, मैकेनिकल ट्रोमा के लिए। हम थोड़ा देखते हैं मैकेनिकल फोर्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैकेनिकल ट्रोमा कॉज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल ट्रोमा, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैकेनिकल ट्रोमा को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम कोई डंडा लेते हैं, लाइक पुलिस का जो डंडा है वो मान लेते हैं इसको एग्जाम्पल। जो डंडा है वो क्या है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, और वो जो ऑब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, वो पहला फैक्टर है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं जिससे मैकेनिकल ट्रोमा होना है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो स्मूथ है या उसकी सरफेस रफ है, या जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो नुकीला है, या उसकी सरफेस कैसी है, शार्प, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट किस वैरायटी का है, ऑब्जेक्ट की सरफेस स्मूथ है, ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ है, ऑब्जेक्ट नुकीला है, ठीक है ना, एंड ऑब्जेक्ट शार्प है। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं मैकेनिकल ट्रोमा मैकेनिकल ट्रोमा को प्रोड्यूस करने के लिए, या हम ये बोलेंगे कौन सा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं मैकेनिकल ट्रोमा को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद, क्योंकि जैसा जैसा आप मैकेनिकल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वैसा ट्रोमा होगा। स्मूथ सरफेस वाला होगा तो अलग टाइप की ट्रोमा प्रोड्यूस करेगा मैकेनिकल ट्रोमा, रफ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट होगा तो अलग टाइप का मैकेनिकल ट्रोमा प्रोड्यूस करेगा, शार्प होगा लाइक नाइफ चाकू जैसे तो वो अलग प्रोड्यूस करेगा, और नुकीला होगा तो वो अलग प्रोड्यूस करेगा। तो पहला जो मैकेनिकल ट्रोमा है, पहला फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने फोर्स से अप्लाई होता है, जो ऑब्जेक्ट है कितने फोर्स से अप्लाई होता है पार्ट पे, टिश्यू पे, बॉडी पे, ठीक है ना। तो जो फोर्स है, तो सेकंड जो है मैकेनिकल फोर्स, जो फोर्स है कितने फोर्स से अप्लाई होता है उस पर डिपेंड करता है। यदि जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फोर्स से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस एरिया का टिश्यू सेल ज़्यादा डैमेज होगा, एंड जब ये मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को स्लो फोर्स से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि उस एरिया के टिश्यू और जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, कम डैमेज होंगी। इसलिए हम बोलेंगे जो मैकेनिकल ट्रोमा है वो दो बेसिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, और जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है अप्लाई होने का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जो मैकेनिकल ट्रोमा हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी बताया कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के हैं, तो उससे भी डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल ट्रोमा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। वो डिफरेंट टाइप के जो मैकेनिकल ट्रोमाज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। पहला हम देखते हैं, फर्स्ट है एब्रेजन। फर्स्ट है एब्रेजन। एब्रेजन क्या होता है? ये टाइप ऑफ मैकेनिकल ट्रोमा है। ये फुल्ली डिपेंड करता है किस पे? ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। एब्रेजन, ये एब्रेजन होता क्या है एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस कैसी है? रफ है। पहला पॉइंट, ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस कैसा है? रफ है। जब वो हमारी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी से, सुपरफिशियल ऊपरी सतह, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी से रगड़ खाके, रगड़ खाके या हम बोलेंगे रबिंग, जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन। तो रगड़ खाने के बाद जब ये रफ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट हमारी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी से रगड़ खा के निकलता है, या रब करके निकलता है, या फ्रिक्शन पैदा करते हुए निकलता है, उसके बाद मेरी इस सुपरफिशियल जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी? रब हो जाएगी, घिस जाएगी, रगड़ खा जाएगी। तो इसमें जो सुपरफिशियल स्किन जो रब हुई है, रगड़ खा के जो डैमेज हुई है, हम उसे क्या बोलेंगे? एब्रेजन बोलेंगे, ठीक है ना। तो एब्रेजन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी सरफेस कैसी होगी? रफ होगी, पहली बात। दूसरा कैसा होगा? जब भी एब्रेजन होगा, इसका मतलब है, मैं एब्रेजन वर्ड बोल रहा हूँ, दैट मीन्स क्या है? सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी, मीन्स सुपरफिशियल जो लेयर है वो कैसी हो गई है? रब हो गई है, उसमें फ्रिक्शन हो गया है, उसमें रगड़ आ गई है, ठीक है ना। इसका मतलब है जो सुपरफिशियल स्किन रब हो रही है, मीन्स एपिडर्मिस लेयर कैसी हो रही है? इसमें डैमेज हो रही है, ठीक है ना। तो एब्रेजन में क्या होता है, जो आपने देखा होगा कभी, कोई रफ सरफेस वाली सतह से हम टकरा जाते हैं तो हमारी स्किन में क्या हो जाता है? एक खरोच आ जाती है, या वहाँ पर हमें क्या हो जाता है? फ्रिक्शन दिखता है। रगड़ खाने का जो वहाँ का सेल डैमेज होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? एब्रेजन बोलेंगे। तो एब्रेजन में क्या होता है? आपका रफ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट उपयोग होता है जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ बॉडी में फ्रिक्शन या रगड़ पैदा करता है। उस दौरान जो सेल इंजरी होती है, सेल इंजरी तो हो रही है, और वो किस टाइप की मैकेनिकल ट्रॉमा कहलाएगा? आपका एब्रेजन कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखेंगे हम लोग कंट्यूजन। कंट्यूजन, कंट्यूजन ये भी एक मैकेनिकल ट्रॉमा है, मैकेनिकल ट्रॉमा का टाइप है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? हम कंट्यूजन कब बोलेंगे? इसमें भी सेल इंजरी होती है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हम कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें कोई ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कैसा होता है? उसकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। लाइक आप मान लें पुलिस का डंडा, वो एक कंट्यूजन प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसा ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस कैसी है? स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ है। और जब वो किसी बॉडी के किसी पार्ट पे अप्लाई करते हैं, जब हम उस ऑब्जेक्ट को बॉडी के किसी पार्ट में अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद उस एरिया का टिश्यू, उस एरिया की सेल और उस एरिया की ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं? रप्चर हो जाती हैं। मतलब ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर होगी तो वहां से क्या होगा? ब्लड लीक होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब ऐसी ऐसी इंजरी जिसमें सेल डैमेज हुई है, टिश्यू डैमेज हुआ है, और ब्लड वेसल्स भी कैसी हुई है? रप्चर हुई है। और रप्चर हो जाने के बाद जो ब्लड लीक हुआ है वो हमारी बॉडी से लीक नहीं होगा, वो इंटरनल पार्ट या इंटरनल टिश्यू में कैसा हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। ब्लड वेसल्स रप्चर होगी, ब्लड लीक होगा, और ब्लड लीक होने के बाद इंटरनल टिश्यूज में, सेल में क्या हो जाएगा? वहां ब्लड जमा हो जाएगा, ठीक है ना। जिस कारण से वाला पार्ट हमें कैसा दिखेगा? ब्लू इन कलर दिखेगा, नीले रंग का पड़ जाता है, ठीक है ना। ऐसे इस टाइप के जो मैकेनिकल ट्रॉमा है उसे हम क्या बोलेंगे? कंट्यूजन बोलेंगे। इसमें भी हमें क्या मिली? सेल इंजरी मिली, ठीक है ना। इसमें भी हमें
इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों टाइप की सेल इंजरी मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन कंट्यूजन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जिस एरिया में आपका ऑब्जेक्ट अप्लाई हुआ है उस एरिया की सेल, टिश्यू, ब्लड वेसल्स तीनों रप्चर हुई हैं, ब्लड लीक हुआ है, और वो ब्लड क्या होगा, इंटरनल पार्ट में जमा रहेगा, बाहर लीक होके नहीं आता है, ठीक है ना। उसे हम बोलेंगे कंट्यूजन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है लेसरेशन। लेसरेशन ये क्या होता है? नेक्स्ट जो है ये भी टाइप ऑफ मैकेनिकल ट्रोमा है। लेसरेशन हम कब बोलेंगे, जब हम वैसे ही ऑब्जेक्ट जो कंट्यूजन में यूज कर रहे थे वैसे का वैसे ही स्मूथ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट किसी बॉडी किसी पार्ट पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उस एरिया की सेल डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगा, लेकिन ऐसा इस लेसरेशन कंडीशन होगी तब क्या होगा, उस एरिया की जहां पर हमने क्या किया है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया है, उस एरिया में से जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है वो ब्लड को लीक करेगी, और लीक करके बाहर बॉडी के बाहर ब्लड हमको लीक मिलेगा। मींस ऐसा कंडीशन जब तीनों चीज डैमेज है, सेल भी डैमेज है, टिश्यू भी डैमेज है और ब्लड वेसल भी डैमेज है, लेकिन वहां पर क्या बन गया है, एक वुंड बन जाता है, या क्या बन जाता है, घाव बन जाता है, उससे हम क्या बोलेंगे, लेसरेशन बोलेंगे, या हम उसे क्या बोलेंगे, लेसरेशन वुंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें ब्लड वेसल्स लीक होती है लेकिन ब्लड बाहर निकल के नहीं आता है, वो अंदर ही जमा टिश्यू में जमा रहता है, और जो ब्लू रंग प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस लेसरेशन में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है लेकिन ब्लड निकल के बाहर आ जाता है, और एक वुंड बन जाता है, ओपन वुंड बन जाता है, जिसमें ब्लड हमेशा निकलते रहता है। मीन्स ऊपर का टिश्यू और जो सेल है उसमें क्या हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गया, वो टूट गई है, रप्चर हो गई है, वुंड फॉर्म कर दी, ठीक है ना। तो इसमें भी सेल इंजरी हुई, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों हो सकती है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इंसिजन। इंसिजन क्या होता है, ये भी टाइप ऑफ मैकेनिकल ट्रोमा है। एग्जैक्टली इसमें ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो कैसा होता है, शार्प। एग्जाम्पल नाइफ, चाकू। जब आप चाकू किसी पार्ट में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वो वाला पार्ट कैसा हो जाता है, कट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो कट चाकू के कारण जो इंजरी हुई है हम उसे क्या बोलेंगे, इंसिजनल इंजरी, ठीक है ना। मतलब इंसिजन होता है, मीन्स वहां का जो जो नाइफ के कारण जो इंजरी हुई है हम उसे क्या बोलेंगे, इंसिजनल मैकेनिकल ट्रॉमा बोलेंगे। शार्प चीज के कारण जो हमारी बॉडी में इंजरी होती है। नेक्स्ट होता है पंचर्ड। पंचर्ड इंजरी, पंचर्ड, पंचर मतलब क्या होता है, जब ऐसा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जो कैसा हो, नुकीला हो, लाइक सुई, नीडल लाइक कोई ऑब्जेक्ट हो, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट हो, जब वो हमारी बॉडी में क्या होता है, चुभता है, तो क्या होता है, उस एरिया में सेल इंजरी होगी। तो उस पेनिट उस नुकीली चीज से, ठीक है, पॉइंटेड चीज से जब हमारी सेल में कोई इंजरी होती है, कोई मैकेनिकल ट्रोमा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पंचर्ड मैकेनिकल ट्रोमा या पंचर्ड ट्रोमा हम बोलेंगे। इसमें क्या होगा, सुई के कारण क्या होगा, सेल डैमेज होगा, ठीक है ना। तो जो मैकेनिकल ट्रोमा है वो वेराइटीज हैं इसमें, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन एंड पंचर्ड। ये सब के सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो इरिवर्सिबल भी हो सकती है एंड रिवर्सिबल भी हो सकती है। लेकिन पूरी की पूरी जो मैकेनिकल ट्रोमा है या मैकेनिकल इंजरी है, ये डिपेंड करती है जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, और जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो कैसा है। ज़्यादा फोर्स होगा ज़्यादा सेल डैमेज होंगी, कम फोर्स होगा तो कम सेल डैमेज होंगी, ठीक है ना। तो ये पहला है मैकेनिकल ट्रोमा जो रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल ट्रोमा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल ट्रोमा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल ट्रोमा। थर्मल ट्रोमा जो है, सॉरी उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैकेनिकल ट्रोमा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन जो कॉज है सेल इंजरी का, उसका एग्जांपल है रोड साइड एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो यदि हम मैकेनिकल ट्रोमा की बात करेंगे और मैकेनिकल ट्रोमा में जो सेल इंजरी हो रही है उसमें कॉमन
मैकेनिकल ट्रोमा को प्रोड्यूस करने का जो कॉमन कॉज है वो क्या होता है, रोड साइड एक्सीडेंट। यदि रोड साइड एक्सीडेंट होता है किसी बंदे का तो उसमें आपको एवरेजन नहीं मिल सकता है, आपको कंट्यूजन नहीं मिल सकता है, लेसरेशन नहीं मिल सकता है, एंड पंचर इंजरी मिल सकती है, और इंसिजनल इंजरी भी हमको वहां पर मिल सकती है। ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रोड साइड एक्सीडेंट। आगे बात करते हैं थर्मल ट्रोमा। थर्मल ट्रोमा जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल ट्रोमा में इसका भी एग्जांपल है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न, थर्मल बर्न, ठीक है ना। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है थर्मल बर्न, ठीक है ना। तो थर्मल बर्न जो है इसका कॉमन एग्जांपल है, लेकिन थर्मल ट्रोमा को प्रोड्यूस करने के लिए भी दो कंडीशन है। पहला है एक्सेस हीट और दूसरा है एक्सेस कोल्ड। ज्यादा हीट के कारण भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है, और ज्यादा कोल्ड के कारण भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल होता है इसका थर्मल बर्न होता है, ठीक है ना। तो हमने तीन चीज देखी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है थर्मल बर्न है, दूसरा मैंने आपको बताया ज्यादा एक्सेस हीट के कारण सेल इंजरी होती है, और एक्सेस कोल्ड के कारण भी क्या होती है, सेल इंजरी होती है। थोड़ा हम देखते हैं थर्मल बर्न। जो थर्मल बर्न है, थर्मल बर्न जो है इसमें हमें क्या मिल रही है, सेल इंजरी मिल रही है। जो थर्मल बर्न में जो सेल इंजरी मिलती है ये भी डिपेंड करती है, क्लिनिकली जो है डिपेंड करती है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। पहला है डेप्थ ऑफ बर्न। पहला है डेप्थ ऑफ बर्न, मतलब कितनी डेप्थ, बॉडी के कितनी डेप्थ तक क्या हुआ है, बर्न हुआ है। सुपरफिशियली हुआ है मतलब एपिडर्मिस में हुआ है, या डर्मिस लेयर में हुआ है, या इंटरनल टिश्यू में हुआ है, या नियर बोन, बोन तक, बॉडी के बोन तक हुआ है, मतलब फुल डेप्थ तक हुआ है। ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ बर्न, बर्न का कितनी डेप्थ तक होना इस पर डिपेंड करता है। जितने डेप्थ तक बर्न होगा उतना अधिक सेल इंजरी होगा, जितने कम डेप्थ तक बर्न होगा उतना कम सेल इंजरी होगा। मान लीजिए एपिडर्मिस लेयर तक हुआ तो एपिडर्मिस सेल इंजरी हुई है, डर्मिस लेयर तक तो हुआ है तो एपिडर्मिस डर्मिस दोनों हुई है, और डीप में हुआ तो एपिडर्मिस डर्मिस एंड पूरी जो आपका टिश्यूज है वो भी कैसे हो गए, डैमेज हो गए हैं, सेल इंजरी हो गई, वो हमको मिलता है। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, मैंने बोला एक्सेस हीट। यदि एक्सेस हीट भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मल ट्रोमा के लिए। एक्सेस हीट की कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर थर्मिया। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर थर्मिया। ठीक है ना। एक्सेस हीट की बात करेंगे जब ज्यादा हीट हमारी बॉडी में, जब हम किसी ज्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, ज्यादा टेम्परेचर, हमारा जो सराउंडिंग एरिया है ज्यादा टेम्परेचर वाला है, ठीक है ना, ठीक है, एक्सेस हीट वाला है, उस एरिया में यदि कोई बंदा काम करता है तो उस करंट से उसकी बॉडी में भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और उससे क्या मिलेगा हमें, टेम्परेचर राइज होने से हम क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे, और जिससे हमारी बॉडी में क्या होगी, सेल इंजरी होगी। ठीक है ना। ये समझने के लिए हम देखते हैं एग्जैक्टली हाइपरथर्मिया में कैसे होती है, आप एक जनरल व्यू देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यदि कोई सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर कैसा होता है, राइज होता है, राइज होगा तो वो क्या होगा, उस एरिया में वर्क कर रहा है। यदि बाई चांस उस एरिया में सराउंडिंग एरिया हाई एक्सेस टेम्परेचर वाला है, एक्सेस हीट वाला है, तो उस एरिया में बंदा है, जिस कारण से क्या होता है उसकी बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या होगा, एक्सेस स्वेटिंग होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया होगा। ये क्या है तो समझते हैं। सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी में भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी में एक रेगुलेटरी टेम्परेचर को मेंटेन वाली मैकेनिज्म होती है, और जिसमें क्या होगा, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग लगातार टेम्परेचर राइज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेगुलर मेरी बॉडी में क्या होगा, हीट लॉस होगी, मतलब स्वेटिंग होगी, लगातार स्वेटिंग होगी। लगातार स्वेटिंग होने के कारण क्या होगा, मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, मुझे स्वेटिंग होगी, वो आपका बॉडी से वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होगा जो मेरी बॉडी में क्या कॉज करेगा, हाइपोवॉल्यूमिया। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लगभग
5 लीटर होता है, ठीक है ना। और जिसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो काय का बना होता है, वाटर कंटेंट का बना होता है, ठीक है ना। जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर लॉस होता है, जिस कारण से हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है, जो बॉडी का वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, वो कैसे होने लगता है, कम होने लगता है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्वेटिंग। स्वेटिंग, लॉस ऑफ वाटर, ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोवॉलीमिया बोलेंगे। अब जैसी हाइपोवॉलीमिया होगा मेरी बॉडी में, तो मेरा जो हार्ट है, जो मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को करेगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या मतलब, वो क्या करेगा, हाइपोवॉलीमिया होते हुए भी मेरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा और प्रॉपरली हर बॉडी के हर सेल के पास क्या करेगा, आरबीसी को या ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करेगा। लेकिन यदि लगातार हीट बनी होती है, लगातार स्वेटिंग बनी होती है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, लगातार हाइपोवॉलीमिया बना होता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, और फाइनली जब मेरा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मेरी जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे ही मेरे हार्ट का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो भी वीक होने लगता है ड्यू टू हीट, ठीक है ना। तो जिस कारण से क्या होगा, मेरा जो हार्ट है वो लगातार जो कार्डियक आउटपुट प्रॉपर कर रहा था, वो किस ड्यू टू हीट के कारण क्या होगा, वो कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। मतलब मेरी जो कार्डियक कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जो हाइपोवॉलीमिया कंडीशन में भी वॉल्यूम को मेंटेन करने की जो कोशिश कर रहा था मेरा हार्ट, वो भी कैसा हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो पाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो जो हमारी सर्कुलेटरी ब्लड, जो आपका ब्लड होगा वो भी कम हो जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिकली मुझे क्या होगा, आरबीसी भी कम मिलेंगी। आरबीसी कम मिलेगी तो हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। हीमोग्लोबिन कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। और ये हाइपोक्सिया क्या कॉज कर देगा, सेल इंजरी कॉज कर देगा। तो हाइपोथर्मिया जो है ये इनिशियल स्टेज में इस तरीके से सेल इंजरी कॉज करता है। लेकिन आगे जाने पर देखते हैं, यदि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत पीक कंडीशन में पहुंच गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो परमानेंटली कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसा हो जाता है मेरा, फेल हो जाता है। इससे क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये फेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है और कम हो जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा, सीवियर हाइपोक्सिया मिलेगा, और जो फाइनली क्या कॉज करेगा, सेल इंजरी क्या करेगा, कॉज करेगा। तो हाइपोथर्मिया जो है हमारी बॉडी में सेल इंजरी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ठीक है, तो थर्मल बर्न में क्या होगा, डायरेक्टली कोई टिश्यू जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन यदि एक्सेस हीट होगा तो हाइपरथर्मिया होगा, और हाइपरथर्मिया क्या करेगा, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा, हमारी बॉडी में सेल इंजरी प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेस हीट में हमने हाइपोथर्मिया देखा, और हाइपोथर्मिया में हमने दो अलग अलग कंडीशन देखी। एक कंडीशन और मिलती है, जब एक्सेस हीट होता है, हाइपोथर्मिक कंडीशन होती है, तो इसका कॉमन एक बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, वॉसोडाइलेटेशन, ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स क्या कर देता है, ये डायलेट कर देता है। जैसे हीट राइज होती है, इंक्रीज होती है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पेरीफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं, पेरीफेरल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैसी जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। जैसी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायलेट ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड जो होगा वहां जमा हो जाएगा, जमा ज्यादा होने लगेगा, ठीक है ना। ज्यादा जमा ब्लड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बॉडी में जो वेनस रिटर्न है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम समझते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना। इस ह्यूमन बॉडी में
हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया के कारण क्या हुआ, ब्लड वेसल्स, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उसमें मुझे क्या मिलेगा, वासो डायलाटेशन। क्या मिलता है मुझे, वासो डायलाटेशन मिलता है। ठीक है ना, सभी को पता है ये मेरा हार्ट है, ये मेरा हार्ट है, और इस हार्ट में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है। ठीक है ना, और ये ब्लड को सभी को पता है, सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा जो होती है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या लेके आती है, ब्लड को लेके आती है, और राइट एट्रियम से ऐसा, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से हार्ट लंग्स में। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचेगी वो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड हमारी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट हो जाएगा। ऐसा होता है। लेकिन यदि हमारी जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड आ रहा है, जो वो पाइप ब्लड लेके आ रहे हैं, यदि उनके जो कनेक्टिंग जो पाइप होते हैं, इनसे कनेक्टिंग पाइप होंगे पेरिफेरल पार्ट में, यदि वो कैसे हो जाएं, डायलेट हो जाएंगे। फिर डायलेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर ब्लड जमा हो जाएगा। ठीक है ना, और ब्लड वहां जमा हो जाएगा तो जिस फोर्स से ब्लड यहाँ रिटर्न होके आना चाहिए था, जिस फोर्स से यहाँ पर ब्लड रिटर्न होके आना चाहिए था, ब्लड रिटर्न होके आएगा नहीं। जिसे हम बोलेंगे रिटर्न होके नहीं आया, क्योंकि क्या हो गया, ब्लड कहाँ जमा हो गया है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स में जमा हो गया। जिसे हम बोलेंगे पुलिंग ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है ना, हीट हुई, हीट के कारण क्या हुआ, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कैसी हो गई, डायलेट हो गई। डायलेट होने के कारण क्या हो गया, पहले ऐसी थी, अब कैसी हो गई, ऐसी हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया तो उस एरिया डायमीटर बढ़ गया जहां पर डायलेटेशन हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वहां पर ज्यादा ब्लड क्या हो गया, जमा हो गया, जिससे ब्लड का जो फोर्स है, जो ब्लड का जो फोर्स है राइट एट्रियम में आने का, वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर कम ब्लड पहुंचेगा, कम ब्लड पहुंचेगा तो आगे कम ब्लड पंप होगा, और फाइनली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम क्यों हुआ है, क्योंकि डायलेटेशन हो गया है। डायलेटेशन हो गया है तो क्या हो गया, ब्लड वेसल्स कैसी हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं, वहां ब्लड क्या हो गया है, जमा हो गया है, जिसे हम बोलेंगे पुलिंग ऑफ ब्लड। वहां ब्लड क्या हो गया, जमा हो गया है। ठीक है ना, जिस कारण से क्या हो गया, कम मात्रा में ब्लड यहाँ पर आएगा, यहाँ आगे कम आएगा, फाइनली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी ब्लड है वो कम हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, कम आरबीसी, कम हीमोग्लोबिन, कम ऑक्सीजन, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया हमें मिलेगा, और जो क्या कॉज करेगा, सेल इंजरी कॉज करेगा। तो हमारी बॉडी में जो हाइपरथर्मिया है वो 3 तरीके से सेल इंजरी कॉज कर सकता है। पहला मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेज में, ठीक है ना, स्वेटिंग वाली बताया मैंने आपको। सेकंड मैंने क्या बताया, जब पूरा मैग्नीशियम बंद हो जाए तो वो हमें मिलेगा। और एक और मैग्नीशियम कौन सा है आपका, ये डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू हीट, जिस कारण से क्या होगा, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ ब्लड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, इसे हम बोलेंगे पुलिंग ऑफ ब्लड, जिससे हमारा वेनस रिटर्न कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो क्या होगा, आगे कम होगा, फाइनली में क्या मिलेगा, कार्डियक आउटपुट कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं फिर आपको बता सकता हूँ। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग, हाइपोथर्मिया हो गया, और हम देखते हैं, सॉरी, हमारा जो हाइपरथर्मिया हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हमने पहला देख लिया, हाइपरथर्मिया। सेकेंड देखते हैं हाइपोथर्मिया, ये कैसे हमारी बॉडी में सेल इंजरी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको याद रखना है, हाइपोथर्मिया दैट मीन्स एक्सेस टू कोल्ड, मतलब कोल्ड, ज्यादा समय तक यदि आप कोल्ड के समय में, कोल्ड के संपर्क में रहते हैं, या आपका सराउंडिंग एरिया कैसा है, कोल्ड है, तो वो क्या कॉज करेगा, हाइपोथर्मिया कंडीशन कॉज करेगा। और ये हाइपोथर्मिया कंडीशन जो होती है हमारी बॉडी में सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो हाइपोथर्मिया जो कंडीशन है जो हमारी बॉडी में सेल इंजरी प्रोड्यूस करती है, ये 2 तरीके से कर सकती है। एक कर सकती है डायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे कर सकती है, पहले डायरेक्टली की बात करते हैं। डायरेक्टली कैसे कॉज कर सकती है, ये लगातार यदि हम
कोल्ड के संपर्क में रहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, कोल्ड है, और हमारी बॉडी में हाइपोथर्मिया की कंडीशन बनी होती है, तो जिस कारण से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कैसा हो गया है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। जैसे ही हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हो जाता है, लगातार यदि ये बना रहेगा तो हमारी बॉडी की एवरी सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल है वो आइडियली जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक फंक्शन करती है, यदि वो उस टेम्परेचर पे नहीं होंगी लगातार तो उसके कारण क्या होगा, उस सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण हो सकता है सेल इंजरी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है ना, पहला वो कारण है। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्टली हाइपोथर्मिया कैसे सेल इंजरी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, जब भी हमारी बॉडी में हाइपोथर्मिया होता है या कोई बंदा लगातार कोल्ड के संपर्क में रहता है और हमारी बॉडी में हाइपोथर्मिया हो जाता है, लंबे समय से टेम्परेचर कम रहता है, उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, वासोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो वॉल है वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है, काय की बनी होती है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है ना, तो ड्यू टू हाइपोथर्मिया जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो काय की बनी है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी है, और ड्यू टू हाइपोथर्मिया जो ये एंडोथीलियल सेल्स होती हैं ये कैसी हो जाती है, इनकी परमिबिलिटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। और ड्यू टू हाइपोथर्मिया जो एंडोथीलियल सेल्स की जो परमिबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो ब्लड है, यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन में जो वाटर कंटेंट होता है वो लीक होकर कहाँ पर जमा हो जाएगा, हमारे टिश्यूज में जमा हो जाएगा। कहाँ जमा हो जाएगा, हमारे टिश्यूज में जमा हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर टिश्यू में जमा हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, बॉडी में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग मिलेगी हमें। क्या मिलेगी हमें, स्वेलिंग, या हम इसे क्या बोलते हैं, एडिमा। आगे हम देखेंगे एडिमा। ठीक है ना, तो जैसी ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, जैसी एंडोथीलियल सेल कैसी हो जाती हैं, इनकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट वाटर होता है इस एंडोथीलियल सेल से निकल के कहाँ पर जाता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाता है, और ये इंटरस्टिशियल टिश्यू में क्या हो जाएगा, वाटर आके जमा हो जाएगा, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग बोल सकते हैं, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, एडिमा बोल सकते हैं। लेकिन जो वाटर कंटेंट यहाँ निकल के आया है उसकी कमी हमारे यहाँ ब्लड में हो जाएगी, तो जिससे हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो गया है, कम हो गया है। ठीक है ना, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे ही इसमें से ब्लड निकलेगा, ठीक है ना, तो ये जो अंदर का जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, विस्कस, गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, साथ में हमें क्या मिल रहा है, वहां पर वासोकंस्ट्रिक्शन भी मिल रहा है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी है, और ब्लड कैसा हो गया है, विस्कस भी हो गया है, जिस कारण से क्या होगा, जो ब्लड का जो फ्लो है ब्लड वेसल्स से कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब ब्लड वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब हाइपोथर्मिया होता है तो हमें क्या मिल रहा है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रही है हमें, विस्कोसिटी बढ़ गई है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो गई है, और ब्लड गाढ़ा भी हो गया है, जिससे फाइनली जो ब्लड का मूवमेंट है, फ्लो करने का मूवमेंट है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ब्लड का मूवमेंट कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है, या जो आरबीसी जो है उनका मूवमेंट भी कम हो जाएगा। जब आरबीसी का मूवमेंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन भी कम पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन कम पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी क्या होगा, स्लो ऑक्सीजन भी क्या होगा, प्रॉपरली सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन प्रॉपरली सेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, हाइपोक्सिया मिलेगा, और क्या मिल जाएगा मुझे, सेल इंजरी मिल जाएगी। तो हाइपोथर्मिया भी जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, सेल इंजरी प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन एंड ड्यू टू इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ एंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल सेल की परमिबिलिटी को इंक्रीज करके और ब्लड से वाटर कंटेंट को टिश्यू में पंप करके, या वहां से ब्लड से वाटर कंटेंट कहाँ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा, जिससे
ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, दैट मीन्स विस्कस हो जाएगा। और ये दो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है फाइनली क्या करेगी, ब्लड के फ्लो को कम कर देगी, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, आरबीसी का मूवमेंट कम हो जाएगा, मीन्स स्लो हो जाएगा, एंड इससे ऑक्सीजन जो टाइम पे पहुंच जाएगी सेल को वो नहीं पहुंच पाएगी, और मुझे क्या मिलेगा वहां पर, हाइपॉक्सिया मिलेगा, और फाइनली मुझे क्या मिलेगी, सेल इंजरी मिलेगी। तो जो थर्मल ट्रोमा है उसके लिए थर्मल बर्न हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, एंड हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपर में मैंने आपको बताया, हाइपो भी बताया मैंने, और थर्मल बर्न में आपको बताया। ये तीनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फिजिकल एजेंट जो है, नेक्स्ट जो फिजिकल एजेंट है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बर्न। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न होगा, ये भी क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, सेल इंजरी को या सेल को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्या होगा, इलेक्ट्रिक बर्न होगा, सेल टिश्यू वहां की डैमेज हो जाएंगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक बर्न होता है ये इलेक्ट्रिक शॉक हमारी बॉडी में जाता है, वेव्स जो हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स हमारी जब बॉडी में जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के हार्ट की कंडक्टिंग जो मैकेनिज्म होती है, हार्ट में जो कंडक्शन की जो मैकेनिज्म हो रही है, हार्ट में जो एवी नोड, एस ए नोड, परकेंजे फाइबर्स, इनमें जो कंडक्शन की जो प्रोसेस, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, जिससे फाइनली हमें क्या मिलता है, कार्डियक आउटपुट मिलता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, उस हार्ट की जो कंडक्शन की जो मैकेनिज्म है वो भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। फाइनली कार्डियक आउटपुट कम मिलता है। कार्डियक आउटपुट कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मैं बताया कुछ सर्कुलेटरी ब्लड कम हो जाएगा, मतलब आरबीसी कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हाइपॉक्सिया मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी इस प्रकार से सेल इंजरी प्रोड्यूस करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। जब इंजरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब बर्न होता है उस कारण में, इलेक्ट्रिसिटी बर्न क्या, डायरेक्ट सेल इंजरी हो गई। एंड सेकंड कौन सी हो गई आपको, जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन की जो प्रोसेस वो भी कैसी होगी, डिस्टर्ब होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडिएशन। रेडिएशन इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एजेंट। ठीक है ना। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कोई रेडिएशन होता है और रेडिएशन के संपर्क में लगातार सेल आती है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मिलता है सेल में, ये सेल है, और सेल के पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्या, डीएनए। तो क्या होता है, ड्यू टू रेडिएशन जो डीएनए होता है वो क्या जाता है, डैमेज हो जाता है। ड्यू टू रेडिएशन मोस्ट कॉमन जो चीज हमको मिलता है वो हमें क्या मिलेगा, डीएनए रप्चर हो जाएगा या डीएनए डैमेज हो जाएगा। और जैसे डीएनए डैमेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, डीएनए जो होता है हर सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये जो डीएनए होता है ये हमारी बॉडी में सेल को रिपेयर करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे, जब कभी तो डीएनए क्या होता है, लगातार रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को करवाते रहता है। ठीक है ना। तो जो डीएनए है ये लगातार सिग्नल प्रोड्यूस करता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को फॉर्म कराता है। यदि कोई सेल डैमेज हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो रिपेयर करेगा और लगातार प्रोटीन को क्या करेगा, सप्लाई करते रहेगा, और सेल को डैमेज होने से क्या करेगा, बचा लेगा। लेकिन ये जो डीएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस को कराने के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोड्यूस करने के सिग्नल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यदि ये डीएनए रप्चर हो जाएगा तो ये कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमारी सेल जो कैसी होगी, वो डैमेज हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो रेडिएशन है वो एग्जैक्टली क्या करता है, सेल के डीएनए को रप्चर करता है, सेल के डीएनए को डैमेज करता है, और फाइनली हमारी बॉडी में क्या होगा,
सेल डैमेज हो जाएगी। तो ये कुछ फिजिकल एजेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो जो क्या कॉज करते हैं, सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इनका और डिटेल जो होता है आप आगे देखेंगे हम पैथोलॉजी में, ठीक है ना। लेकिन इन शॉर्ट यदि आपको जो कुछ समझ में आया होगा, पहला है मैकेनिकल, दूसरा थर्मल, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट है आपका रेडिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेल इंजरी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।